मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस कांड में घायल श्रद्धालुओं से मुलाकात करने पहुंचे और उनका कुशलक्षेम भी जाना। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर नाम लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला करते हुए बोला कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं में भी राजनीति करते हैं, चोरी भी और सीनाजोरी भी। ये सब जानते हैं कि किस सज्जन की फोटो किसके साथ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोले बाबा के सेवादारों को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम में सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते। जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाना शुरू किया तब सेवादार भाग गए। सत्संग के बाद जो सज्जन यहाँ पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, जैसे ही जीटी रोड पर उनका काफिला आया, उन्हें छूने के लिए महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा और पीछे पीछे भिड़ गए। इसके बाद एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। सेवादार उन्हें धक्का देते रहे, जिसके बाद जीटी रोड के दोनों ओर हादसा दिखाई दिया। हादसे में लोग मरते गए और सेवादार खिसक कर भाग गए। सीएम योगी ने कहा कि हम इनकार नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होती। अगर हादसा भी है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अगर हिंसा नहीं है तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? इनकी सब पहलुओं को देखते हुए हम इसकी न्यायिक जांच भी कराएंगे, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड सीनियर अधिकारी भी इसमें होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि हाथरस के सत्संग में 16 जनपदों के 121 श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए हैं। 121 में 6 अन्य राज्य एमपी और राजस्थान से एक और हरियाणा से 4 शामिल हैं। कल हाथरस जनपद के सिकंदराराव तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटित हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद
आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे और भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके, इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था और दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं, कि धार्मिक आयोजन है उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो, सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है। कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे। इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसकी तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है।